बिहार बोर्ड के सभी छात्रों का स्वागत है। वीडियो में आप आगे बढ़ो उससे पहले कृपया करके निकाल के 10-20 सेकेंड आप सुन लो कि इस वीडियो में आपको मिलने वाला क्या है। जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हो, विद्युत आवेश और क्षेत्र, इस चैप्टर के 2 मार्क्स वाले लघु उत्तरीय सारा क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि एग्जाम में इससे बाहर आपको नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा, जो भी आएगा इसके अंदर से ही आएगा। सेकेंड पॉइंट, यहाँ जो भी आंसर आपको दिया जा रहा है वो बेस्ट आंसर रहेगा, ठीक है। और ये हम नहीं बोलेंगे, आप खुद से आप इसे मैच कर लेना, आपको रियलाइज हो जाएगा। मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, हर एक क्वेश्चन को थोड़ा बहुत समझाऊंगा, पूरा ज़्यादा नहीं समझाया जाएगा आपको, थोड़ा बहुत टच करते हुए चलूंगा। और ये भी उसमें बताया जाएगा आपको कि कौन से हिस्से को आपको एग्जाम में अंडरलाइन करना है, टीचर के लिए हाईलाइट करना है, ताकि टीचर देखकर इम्प्रेस हो और आपको फुल मार्क्स मिले, ठीक है। अब सीधे आओ, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश के 2 मौलिक गुण को लिखना है, ठीक है। तो विद्युत आवेश के 2 सबसे मौलिक गुण निम्नलिखित है। इस तरीके से आप आंसर को स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट लिखेंगे आवेश का संरक्षण, ठीक है। इसे लिखकर आप इस तरीके से अंडरलाइन करेंगे, पूरा करना है आपको। आप इंग्लिश वाला पार्ट चाहो तो लिख भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो। और इसका सिद्धांत लिखना है। आप सिद्धांत लिखकर इस तरीके से अंडरलाइन करेंगे और यहाँ लिखेंगे, किसी विलगित निकाय का कुल विद्युत आवेश हमेशा नियत रहता है। मतलब यह है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरी में स्थानांतरित किया जा सकता है। अब यहाँ पर आप जब भी आंसर लिखेंगे तो आप ये जो विलगित निकाय है इसे, नियत रहता है इसे, और स्थानांतरित, ठीक है, ये 3 वर्ड को आप अंडरलाइन करेंगे। बाकी सब मिटा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये जो 3 पॉइंट है आपको जो दिख रहा है, विलगित निकाय, नियत और स्थानांतरित, जैसे ही आप इसे अंडरलाइन करेंगे टीचर का सीधा नजर इस पे जाएगा और उनको समझ में आएगा कि आंसर लिखने में आप किन किन बातों पे ज्यादा फोकस करना चाह रहे हो, ठीक है। आपको बता दें, विलगित मतलब वैसा निकाय जो एकदम सेपरेट हो, बाहरी वातावरण से कोई लेना देना ना हो, मतलब किसी प्रकार का ऊर्जा वगैरह ट्रांसफर कुछ नहीं होता हो, एकदम आइसोलेट हो, अकेला हो। समझ में आ रहा? आप चाहेंगे तो उदाहरण इसमें आप ऐड भी कर सकते हो और छोड़ भी सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ 2 मार्क्स का है तो ज्यादा बड़ा करने का कोई मतलब नहीं बनता है। सेकेंड पॉइंट देखो, आवेश का क्वांटीकरण। अब एकदम शॉर्ट में थोड़ा सा आपको समझा देते हैं क्वांटीकरण होता क्या है, क्वांटाइजेशन। देखिए, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कोई भी चीज का मात्रा फिक्स कर देना कि जब भी मिलेगा यार इतना ही मिलेगा। जैसे आप अंडा लेने दुकान पर गए हो तो अंडे कैसे मिलते हैं, या तो 1 अंडा मिलेगा, या 2 मिलेगा, या 10 मिलेंगे, या 50 मिलेंगे, या 100 मिलेंगे। कभी आधा, पौना, सवा अंडा नहीं मिलता। उसी प्रकार जब भी आवेश ट्रांसफर होगा, मतलब एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे जाएगा, तो 1 ई जाएगा, 2 ई जाएगा, 3 ई जाएगा, इस प्रकार से जाएगा। मतलब आवेश का मात्रा हम फिक्स कर चुके हैं। और ई का मतलब है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है, -19 कूलम। तो जब भी जाएगा तो 1 ई इतना जाएगा, 2 ई जाएगा तो इसमें बस 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। अगर 3 ई ट्रांसफर होगा तो 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, इस तरीके से ट्रांसफर होगा। इसी को हम लोग कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। तो इसे आप पूरा लिखेंगे और इसे अंडरलाइन करेंगे। पूर्णांक गुणज होता है, इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, ये फॉर्मूला आपको लिखना है और ये साइड में थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि क्या है। आपका फर्स्ट आंसर कंप्लीट होता है। अब आपके पास आता है सेकेंड आंसर, आवेश संरक्षण के सिद्धांत क्या है। अभी तो हम लोग ऊपर में पढ़े आवेश का संरक्षण, वही है, फंडामेंटल सिद्धांत में से एक है। मतलब वही ये बताता है कि विलगित निकाय में शुद्ध मतलब कुल, ठीक है, कुल विद्युत आवेश हमेशा कांस्टेंट होता है, नियत रहता है, स्थिर रहता है। यही चीज ऊपर वह है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आप बढ़ेंगे ऊपर। थर्ड क्वेश्चन, कूलॉम के नियम का सीमा। अब ऐसा है कि कूलॉम का नियम हर जगह अप्लीकेबल नहीं होता है, हमेशा काम नहीं करता है, ठीक है। तो इसका क्या क्या सीमा है, लिमिटेशंस क्या क्या है, वो हमें लिखना है। तो यहाँ पे मैंने 4 लिखा हुआ है, आप कोई 3 लिख लेना, ठीक है।
देखिए पहला, यह केवल बिंदु आवेश के लिए काम करता है, ठीक है। यह नियम स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है, मतलब आवेश रुका हुआ गति करता हुआ आवेश के लिए लागू नहीं होता है। देखिए अगर उनके बीच में, आवेश के बीच में परावैद्युत माध्यम, मतलब कोई भी कुचालक पदार्थ रखते हैं तो उसका परावैद्युतांक को भी हमको लेना होता है, ठीक है, मजबूरी है। और चौथा, जब आवेश के बीच का दूरी अत्यंत कम हो, यानी 10 के पावर -15 है, ये 10 के पावर -15 मीटर से कम हो, तो वहां पे नाभिकीय बल क्या हो जाता है, लगने लगता है, प्रभावी हो जाता है, और ये काम नहीं करता। कूलम का नियम वहां पे काम नहीं करता है। ये चार में से आप कोई भी 2 या 3 लिख देना 2 मार्क्स के लिए। यहाँ और ध्यान देना है, जो भी बोल्ड में है उसे आपको अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हो? अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि विद्युत क्षेत्र का तीव्रता क्या होता है। आप इस तरीके से, हाँ, ये आंसर जब आप लिखेंगे तो ये लाइन जरूर आपको स्टार्टिंग में, ये लाइन करना है, आपको स्टार्ट करना है इस लाइन से। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी आवेश के चारों ओर के क्षेत्र की प्रबलता को मापने का एक तरीका है। बिल्कुल कैसा होता है, ये परिभाषा यहाँ लिखना और ये लिख देना। ये Q0 लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको Q0 किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखी गई एकांक धनावेश पर लगने वाला विद्युत बल, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। अब सूत्र यहाँ पे लिखना है, E बराबर F/Q। इस तरीके से बाकी चीजें यहाँ पे आपको लिखना है। फिर आप मात्रक लिखकर भी लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट लिख सकते हो एक लाइन छोड़कर। इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। और हाँ, ये 2 नंबर के लिए काफी है, लेकिन अगर आपका दिल करे तो ये आप ये देखिए, फिर ये ऑप्शनल है, लेकिन लिखेंगे ना ये आंसर में, अगर आप प्रकृति में ये लिखते हो कि यह एक सदिश राशि है और इसका जो दिशा है वो किस तरीके से होता है, अगर आप लिखते हो यहाँ पे तो टीचर काफी इंप्रेस होगा। आपके आगे वाले आंसर में आपको ज्यादा चेक नहीं करेगा, फुल मार्क्स देता हुआ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, धारावाही चालक में वैद्युत आवेश की तीव्रता एवं समविभवी तल को परिभाषित करें। अब यहाँ आप ध्यान दो, धारावाही चालक मतलब वैसा चालक जिसके अंदर करंट बह रहा हो, मतलब विद्युत धारा बह रही हो, ठीक है। तो जब किसी चालक में कांस्टेंट करंट बोल रहा है, स्थिर धारा बहती है, कांस्टेंट करंट बहता है, तब चालक के अंदर एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको निश्चित गति में, निश्चित दिशा में गति प्रदान करता है, जिसे हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। आप पढ़ेंगे ये 3rd चैप्टर में, ठीक है। तो इसके लिए भी आप ये पूरा ये आप लिखेंगे, इसके बाद इसका आप सूत्र यहाँ पे लिखेंगे, E बराबर V/D, नहीं तो E बराबर ρJ, और सारा चीज जो भी ऊपर लिखा हुआ उसको नीचे एक्सप्लेन किया हुआ, आप इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब समविभव तल। देखिए क्या होता है ना कि कोई सरफेस है, उसका हर एक बिंदु पे विभव समान होगा, इक्वल होगा, वैसे तल को समविभव तल कहते हैं, ये लिखा हुआ है। और हाँ, ये लिखने के बाद आपको आंसर में ये तीनों पॉइंट या तो आप स्टार बना के लिखेंगे, या फिर हैच बना के लिखेंगे, या एरो देकर लिखेंगे, जैसे भी लिखेंगे ये तीनों पॉइंट आपको सबमिट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, दो विद्युत बल रेखाएं क्यों एक दूसरे को नहीं काट सकती, क्यों दो समविभव सतह काट सकती हैं? अब यहाँ पर ध्यान देना, हम डायरेक्ट बताते हैं। जैसे देखो, मान लो एक ये विद्युत क्षेत्र रेखा है और दूसरा ये विद्युत क्षेत्र रेखा। अब जहां पे ये काट रहा है उसको मैं काला बिंदु से दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ इस बिंदु पे अब क्या हो रहा है ना, यहाँ पर देखना कि एक मैं इससे दिखाता हूँ कि देखो यहाँ पे उस बिंदु पे जब काला है वहां पे इधर हो जाएगा दिशा, और इसी बिंदु पे एक दिशा इधर की ओर भी होगा। मतलब कहना चाह रहा हूँ, अगर आप नहीं समझे होगे तो ये समझो, अगर यहाँ पर हम +Q चार्ज को रखेंगे तो अगर वो लाइन एक दूसरे को सच में काटेंगे तो +Q चार्ज इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, जो कि संभव नहीं है। मतलब काटन बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का 2 दिशा हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, और यही चीज यहाँ लिखा हुआ है, आप लिखेंगे तो आप इसका आंसर ये जब लिखोगे, और जो यहाँ समझाया है वो नोट में यहाँ लिख दिया गया, आप चाहे तो इससे भी आप लिख सकते हो, ज्यादा बेटर रहेगा, आप इसको ऐड कर ही देना इस आंसर में। और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा VVI क्वेश्चन है जो बोर्ड में
ज्यादा पूछा जाता है। अब देखिए सेकेंड पार्ट है इसमें, देखिए ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ए और बी करके आप आंसर कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ बी पार्ट यहाँ पे, क्या दो समविभव सतह काट सकती हैं? नहीं, दो समविभव सतह एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं। भाई सिंपल है, यहाँ पर भी अगर दो तल सतह एक दूसरे को काटेगी और उनका विभव अलग अलग है, तो सोचो ना, जिस बिंदु पे वो काटेंगी उस बिंदु पे, एक ही बिंदु पे दो विभव हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल भी यहाँ दिया है, जैसे देखिए मान लो कि एक तल का 10 वोल्ट विभव है और दूसरे का 20 वोल्ट है। अगर दोनों एक दूसरे को काटेंगे तो एक ही बिंदु पे 10 वोल्ट भी विभव होगा और 20 वोल्ट भी विभव होगा। क्या ये संभव है? ये नहीं है। तो ये आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको भी जिस तरीके से यहाँ लिखा हुआ आपको एग्जाम में बिल्कुल वैसा ही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगे बल आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त करें। अच्छा ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले आप क्या करिएगा इसमें कि यहाँ पर जो डायग्राम है, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं आप बना लीजिएगा और एक द्विध्रुव बना लीजिएगा। द्विध्रुव क्या होता है ना, जैसे ये यहाँ पे माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू, ये द्विध्रुव है, ठीक है। और यहाँ पे छोटा सा ध्यान देना आपको, ये थीटा है, यहाँ पर भी थीटा है, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर, आप जैसे कि देख रहे हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस क्यू पर इस तरफ फोर्स लगाएगी और माइनस क्यू पर इस तरफ फोर्स लगाएगी। होगा क्या, जैसे हमारा ये जो द्विध्रुव है, जिसे हम माइनस क्यू और ये प्लस क्यू कह रहे हैं, जब इस पे फोर्स लगने वाला है इधर, ठीक है, और इस पे फोर्स लगने वाला है इसका अपोजिट डायरेक्शन में, होगा क्या, फोर्स जब लगेगा इस तरीके से तो हमारा ये जो द्विध्रुव है ये घूम जाएगा। देखिए इस प्रकार से घूमेगा ये और सीधा ये इस तरीके से हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र के दिशा में अलाइन हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट क्लीन कर लिया जाए, इस तरीके से हो जाएगा। और जो बल लग के इसको घुमा रहा है उसी को हम लोग बल आघूर्ण कहेंगे, टॉर्क कहेंगे। उसको दिखाएंगे हम लोग टाउ से, इस प्रकार से दिखाते हैं टाउ। और इसको निकालने के लिए होता है, जो बल लग रहा है ना इसको घुमाने के लिए, तो एफ और ध्रुवत दूरी लेंगे। जैसे आप यहाँ पर देखिए, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये थीटा यहाँ एंगल है। तो ये जो दूरी है ना, ये दूरी हो गया लंबवत दूरी, और इसे आप निकालिएगा ना तो 2l साइन थीटा आएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2l साइन थीटा। ये सारा चीज नीचे लिखा हुआ, ये चित्र ऐसे लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आप नीचे ध्यान देंगे सारा कुछ लिखा हुआ। माना एक विद्युत द्विध्रुव जिसमें प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश है, जो 2l दूरी। अच्छा ये दूरी वाला फंडा थोड़ा आपको समझाते हैं। होता क्या है कि जैसे ये जो द्विध्रुव होता है उसका सेंटर से, हरा ले लेते हैं कलर, सेंटर से ये दूरी हमारा होता है l, और यहाँ से दूरी हो लेते हैं हम लोग l, और टोटल डिस्टेंस कितना हो जाता है हमारा 2l हो जाता है। तो वही है 2l दूरी पर स्थित है, एंड जो हमारा द्विध्रुव आघूर्ण है P, क्या होगा कि ये जैसा हमारा ये द्विध्रुव है ना, तो माइनस क्यू और प्लस क्यू है, तो दोनों का जो वैल्यू होता है आवेश का वो सेम होता है। तो कोई एक आवेश ले लेंगे Q और उनके बीच का दूरी 2l को ले लेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण मिल जाएगा। और आपको बताएं टॉर्क, जिसको टाउ से दिखाते हैं, यहाँ देखिए ये टाउ इस प्रकार से है, इसका क्या होता है, बल गुना बलों के बीच लंबवत दूरी, जो कि आया है 2l साइन थीटा। जब आप आगे बढ़ेंगे तो बल को हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं F बराबर होता है Q इंटू E, वो यहाँ लिखा हुआ, एंड 2l साइन थीटा यहाँ है। थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेंगे, Q और 2l को साथ में ले लिए और E साइन थीटा यहाँ आ जाएगा। ये इसलिए क्योंकि हम जानते हैं P बराबर होता है Q इंटू 2l, इसकी जगह पे लिखा जाएगा P और E साइन थीटा यहाँ पे, और इसका आप सदिश रूप यहाँ लिख सकते हो, ये लिखा हुआ इस प्रकार से, आप देखिए टाउ बराबर द्विध्रुव आघूर्ण इंटू ये, ठीक है, ये हुआ इसका सदिश रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें तथा इसका SI मात्रक लिखें।
यहाँ पर अभी अभी ऊपर बताएं कि द्विध्रुव क्या होता है, दोनों समान आवेश आएगा। यहाँ प्लस क्यू है तो ये माइनस क्यू, और इनके बीच का दूरी ये देखिए 12 है। ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ एल होगा और यहाँ से यहाँ एल, तो टोटल दूरी यहाँ है 12 हो गया है। वही सारा चीज जो ऊपर एक्सप्लेन किया नीचे लिखा हुआ है। अब देखिए आंसर में अगर कहीं थोड़ा बहुत ये टाइप किया हुआ है तो अगर मिस्टेक होता है तो परेशान मत होइएगा, बाकी हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई गलती इस पे बचे ना। फिर भी देखते चलते हैं। ऐसी व्यवस्था जो दो बराबर परिमाण के किंतु विपरीत आवेश प्लस क्यू माइनस क्यू एक दूसरे से कुछ दूरी 12 पर रखे हों उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। किसी विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण एक आवेश क्यू तथा दोनों आवेश के बीच की दूरी 12 के गुणनफल के, ये पहले आपको बता चुके हैं। हाँ, इसका डायरेक्शन ये होता है। फिर से आपको याद दिला रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये जो बोल्ड लिखा हुआ है आपको ये अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसके बाद नीचे आप ये लिखिएगा एक सदिश राशि है जो माइनस क्यू से प्लस क्यू, इसका डायरेक्शन होता है। इसका एसआई मात्रक कूलॉम मीटर होता है सीएम, ठीक है। नेक्स्ट, परावैद्युत शक्ति एवं आपेक्षिक परावैद्युतांक। पहले नॉर्मल लैंग्वेज में बता देते हैं कि परावैद्युत शक्ति होता क्या है। देखिए कोई भी कुचालक पदार्थ है ना, उसे जब हम लोग किसी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, कुचालक बना हुआ वो जब तक विद्युत क्षेत्र को झेल रहा है, जितना वो झेला, तो वही शक्ति को हम परावैद्युत शक्ति कहते हैं। अगर उस सीमा को जैसे ही क्रॉस करेगा ना, तो जो कुचालक है वो चालक की तरह व्यवहार करने लगेगा, तो इसको हम परावैद्युत शक्ति कहते हैं। और आपेक्षिक परावैद्युतांक क्या होता है, ध्यान देने वाली बात है। जैसे अभी हम आपको बताएं, हर कुचालक पदार्थ का होता है परावैद्युत शक्ति, और हवा का भी होता है परावैद्युत शक्ति। तो किसी भी कुचालक पदार्थ का परावैद्युत शक्ति का तुलना, कंपेयर अगर हम हवा के परावैद्युत शक्ति से करते हैं तो उसी को कहते हैं आपेक्षिक परावैद्युतांक। यही सब बातें नीचे यहाँ लिखा हुआ है, आपको फोकस करना है। आसान भाषा में लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। इसका एसआई मात्रक वोल्ट प्रति मीटर, नहीं तो किलोवाट प्रति मिलीमीटर, ठीक है। अब देखिए जो आपेक्षिक परावैद्युतांक होता है उसको एप्सिलॉन आर कहते हैं, और एप्सिलॉन आर बराबर होता है एप्सिलॉन किसी भी पदार्थ का बटा में एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट हम लोग दिखाते हैं निर्वात का, निर्वात बोल लीजिए या हवा बोल लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दो समान धन विद्युत आवेश के निकाय के बगल में विद्युतीय बल रेखा खींचना। पहले तो आप समझो, देखो अगर कोई भी प्लस चार्ज है, ठीक है, तो इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर क्यों निकलेगी, मतलब बाहर निकलता है इस प्रकार से 90 एंगल पे बाहर निकलेगा, लंबवत निकलेगा बाहर। अब ध्यान दो, ये जो यहाँ हम बनाए हैं, आप ध्यान दो तो यहाँ दो धनावेश जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर इस प्रकार से निकलेंगी तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, हम लोग ऊपर ही देख चुके हैं। तो इस तरीके से देखिए, ये निकल के इधर चला गया और इसका एक इस तरीके से इधर आ गया, मतलब एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, जिस वजह से यहाँ बीच में एक आ जाता है उदासीन बिंदु। मतलब यहाँ पे कोई विद्युत क्षेत्र नहीं मिलेगा, उदासीन न्यूट्रल पॉइंट रहेगा, ठीक है। यही सब थोड़ा सा लिखा हुआ है, तो आप ये पढ़ लेंगे यहाँ पर, ये यहाँ से। और ये डायग्राम बनाना आपको जरूरत है, ये डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है एग्जाम में, इतना आपको करना है। जब इतना से आगे बढ़ोगे आप, फिर आपको आ जाता है मुक्त आकाश की विद्युतशीलता, मतलब ये एप्सिलॉन नॉट के बारे में पूछ रहा है, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे। इसका ऐसा ही मात्रक लिख देना है आपको और इसका लीमा लिख देना है। फिर 12वां क्वेश्चन क्या है, आवेश के आयतन घनत्व की परिभाषा दे। सिंपल है, कोई भी आवेश का देखिए आयतन घनत्व किसी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित नेट, मतलब कुल आवेश को कहते हैं। यही हमारा मतलब यही आवेश का आयतन घनत्व होता है। इसका सूत्र है, देखिए इसको रो से दिखाते हैं इस तरीके से, Q/V, और ये डिटेल्स नीचे लिखा हुआ है जहाँ पे Q क्या है, V क्या है। इसका मात्रक होता है कूलॉम प्रति घन मीटर। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आपको, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा, 12 जो दिख रहा है, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें। ये बहुत आसान होता है। जैसे
मान के चलिए कि ये एक सेकेंड, जैसे मान लो ये कोई सतह है, ठीक है, ये कोई सतह रहेगा इस तरीके से। तो इस सतह से जितने विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास होगा, ठीक है, जैसे इससे 2 पास हो रहा है, तो ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जितना पास हो रहा है उसकी संख्या को हम लोग कह देते हैं विद्युत फ्लक्स। आसान भाषा में इसको दिखाते हैं, फाई ई से अगर विद्युत फ्लक्स है तो फाई लिखेंगे, और ये लिखा हुआ है ई डॉट ए, और सिंपली आप इसको ई ए कॉस थीटा भी ऐसा लिख सकते हैं। आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप ऐसा ही मात्रक देख सकते हो, और ये हमारा होता है कंप्लीट 13 क्वेश्चन। अब आपको मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, 2 मार्क्स का जो भी लघु उत्तर ये है, इससे बाहर तो नहीं आने वाला, इस बात की गारंटी है। आप अगर इतना क्वेश्चन करके जाते हो और इस तरीके से एग्जाम में लिखते हो, इस तरीके से लिखना है जैसे कि ये देखिए, ये बोल्ड है ना, इसको आपको अंडरलाइन करना है। जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, टीचर को सीधा आंसर चेक करने टाइम उनको एक बार में ही दिख जाना चाहिए। वो वर्ड्स को देखते ही उनको समझ में आ जाता है कि बच्चा आंसर किस तरीके से लिखा है, और आपको वह फुल मार्क्स देकर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका दीर्घ उत्तरीय का सारा आंसर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।